जी अस्सलाम वालेकुम। अगेन बेटा, 2 घंटे पहले भी बताया गया, 1 घंटा पहले भी आपको जो है वो बताया गया कि आप काइंडली 8 बजे मुकम्मल आ जाइएगा। 8 PM 8 PM शार्प आ जाइएगा, किसी का वेट नहीं किया जाएगा। अब 15 मिनट पहले भी मैसेज आया, 10 मिनट पहले भी मैसेज आया, तो आपने अपने टाइम के ऊपर आना था। हर एक का टाइम कीमती है। आप अब अगर नहीं आप आए तो अब आपकी ये मर्जी है। बाकी ये जो बच्चे यहाँ पे अब टाइम पे आके बैठे हुए हैं, तो इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, ना हमारा कसूर है कि हम जो है ना वो अपने टाइम पे आ गए। तो जो बच्चे टाइम पे नहीं आए, वो अपनी किसी रीजन की वजह से नहीं आए, हमने जो है वो 4-5 बार नोटिफाई किया है। तो अब हम उनका वेट नहीं करेंगे। जितने बच्चे आ चुके हैं, हम इन्हीं बच्चों के साथ अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हम पहले जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मुझे बस इतना बता दें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहला लेक्चर लिया था, डेमो लेक्चर लिया था। उनका क्लियर है, उनका कोई क्वेश्चन नहीं है और आगे बढ़ना है, एसबीओ की पावर्स से डिस्कस करना स्टार्ट करना है। या फिर पीछे वाला हम थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लें, जिन्होंने डेमो लेक्चर इतना नहीं लिया, या फिर हम आगे से पढ़ें। बस इतना बता दें, मेजोरिटी का डिसीजन जो है वो माना जाएगा। जैसे सब लोग आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। अरसल आपका जी, रिवाइज कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर दें। रिवाइज, प्लीज रिवाइज। रिवाइज रिवाइज शुरू से। ठीक है, ठीक है। रिवाइज काइंडली डिस्कस जस्ट मॉक टेस्ट। राना उमर हयात साहब, हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अब वही चीजें हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। एज हमारे 5 to 7 मेंबर्स जो हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि दोबारा से वही चीजें जो है ना वो एक मरतबा रिवाइज कर दें। तो जब हम पढ़ेंगे, साथ साथ हम रिवाइज भी करते रहेंगे। और जब हम पढ़ चुके होंगे, वो जाहिर बात है कि सारी चीजें पढ़ने के बाद एंड के ऊपर वो क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, हर चीज डिस्कस की जाएगी। शायद आप मुझे मैसेजेस कर रहे थे, वो कॉमिटीज वाले आंसर का मसला था। दो दो तरह की कॉमिटीज हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कॉमिटीज हैं, और एक जो अथॉरिटी है उसकी भी कॉमिटीज बनाई जा सकती हैं। वो हमारे क्वेश्चन में ही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जिसकी वजह से हम जो है वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताया कि हम कौन सी कमेटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आपका जो है वो आपको बता दिया जाएगा। आपने जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी। चलें, अब हम क्लास को जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने क्लास जो है वो यहाँ से स्टार्ट की थी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। और कंफ्यूज क्यों नहीं होना? क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं। ठीक है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आगे आएंगी, आपको कंफ्यूज करेंगी। इससे बेहतर है कि आप उन सारी टर्म्स को, उन सारी टर्मिनोलॉजीज को अभी यहाँ पे पढ़ लें, सीख लें, ताकि आपको जब आप पढ़ रहे हों, एक्स पढ़ रहे हों, उसके सेक्शन पढ़ रहे हों, तो वो आपको किसी तरह की भी जो कंफ्यूजन है वो ना हो। ठीक है। तो वो कौन सी चीजें हैं? वो ये दो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये पैरा है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग्स हैं इस पैरा के। ये जो पैरा है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ये है पैरा आपका एक्ट, पैरा एक्ट 2024। ठीक है। ये जो पैरा लिखा हुआ है, सेम स्पेलिंग्स हैं, ये है आपकी अथॉरिटी। वो पैरा एक्ट है, और ये आपकी पैरा की अथॉरिटी है। ठीक है। सबसे पहले हम एक्ट को जरा डिवाइड कर लें कुछ चीजों में। सबसे पहले आपको बताना है, एक होता है बिल, दूसरा होता है आपका एक्ट, और इसकी थर्ड टाइप है आपका लॉ। सबसे पहले असेंबली के अंदर जो चीज पेश की जाती है वो होता है बिल। इसी तरह पैरा का, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था कि पैरा में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग इसको पैरा पढ़ेंगे और कुछ इसको पीरा पढ़ेंगे। ये आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। जिस तरह की जो भी आप इसको प्रोनाउंस जो है वो करना चाहें, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पैरा ही पढ़ूंगा, मेरी जुबान के ऊपर पैरा चढ़ा हुआ है।
तो पैरा का बिल सबसे पहले पेश किया गया था। बिल क्या होता है? बिल आपका एक रफ ड्राफ्ट है, बिल्कुल रफ होता है, बल्कि ये ड्राफ्ट भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी चीज को। ठीक है, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पैरा को इंट्रोड्यूस करवाया गया असेंबली के अंदर। ठीक है, कि हम ये अथॉरिटी लाना चाहते हैं, ये बिल पास करवाना चाहते हैं। जब तक इस बिल के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं होती है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो आपके एमपी हैं, ठीक है, जब तक इसके ऊपर डिबेट नहीं करते, जब तक इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, तब तक ये आपका बिल ही रहता है। ठीक है, अब पैरा का बिल पेश किया गया था 11 अगस्त 2024 को, 11 अगस्त 2024 को बिल पेश किया गया था असेंबली के अंदर। अभी इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई वोटिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे एक्ट के ऊपर। फिर एक्ट कब बनता है? जब असेंबली के अंदर एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रफ नहीं होता, ड्राफ्ट रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसके ऊपर डिबेट की जाती है। डिबेट करने के बाद जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उस वक्त, उनकी वोटिंग करवाई जाती है। अगर तो वो एक्ट पास हो जाए तो वो बिल नहीं रहता, वो फिर आपका एक्ट बन जाता है आफ्टर आफ्टर पासिंग फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये है बिल और एक्ट की डिफरेंस दोनों में। अब ये आगे एक लॉ लिखा हुआ है। ये जो एक्ट है ये लॉ की एक टाइप है। जब एक्ट जो है आप यूं समझ लें कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, अब उस एक्ट की सूरत में अब ये एक लॉ बन चुका है जिसको अब इन्फोर्स करवाया जाएगा। जब तक बिल रहता है, जब तक एक्ट रहता है, वो पास नहीं होता, वो तब तक एक्ट ही है। जब वो एक्ट पास हो चुका है, ठीक है, अब उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाना है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो वो अब आपका लॉ है। इम्प्लीमेंट किसको करवाना है? इस पैरा लॉ को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। कैसे करवाना है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये है कि पैरा का बिल पंजाब असेंबली में कब पेश किया गया? वो है 11 अगस्त 2024। फिर उसके बाद ये पैरा का जो एक्ट है ये पेश किया गया 11 अक्टूबर में। 11 अक्टूबर में असेंबली के अंदर पैरा एक्ट पेश किया गया कि इसके ऊपर डिबेट की जाए, इसके ऊपर वोटिंग की जाए, 11 अक्टूबर को। लेकिन इस बिल के बारे में डॉन ने एक आर्टिकल लिखा इसके दूसरे दिन, जब ये पास हुआ, कि ये जो एक्ट है ये नटोरियस एक्ट है। नटोरियस का मतलब है बदनाम होना, कि इस तरह का नटोरियस एक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर पास कर लिया गया और इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा का जो एक्ट है वो कब पेश किया गया, इसके ऊपर कितने मिनट जो है वो डिबेट हुई, या कोई डिबेट डिबेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को ये पेश किया गया। एक्ट तब तक पास नहीं होता, तब तक वो लॉ नहीं बनता, जब तक उसके ऊपर आपका जो पंजाब का गवर्नर है वो साइन नहीं करता। ये जो एक्ट है असेंबली में पास होने के बाद गया गवर्नर के पास साइन होने के लिए। गवर्नर साहब ने इसके ऊपर साइन किए 16 अक्टूबर को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो इस वक्त आपका पंजाब का गवर्नर है वो कौन है? तो वो है आपका सरदार सलीम हैदर। इस वक्त पंजाब का गवर्नर है सरदार सलीम हैदर। जब ये जो पैरा एक्ट है ये असेंबली में पेश किया गया, तब आप ये भी पूछा जा सकता है कि तब असेंबली का स्पीकर कौन था? तो जो आपकी असेंबली का, पंजाब असेंबली का इस वक्त स्पीकर है वो है मलिक अहमद खान। मलिक अहमद खान आपका पंजाब असेंबली का जो स्पीकर है। गवर्नर के पास ये एक्ट साइन होने के लिए गया 16 अक्टूबर को। गवर्नर का नाम सरदार सलीम हैदर है। ठीक है, अब 16 अक्टूबर को ये लॉ
एक्ट पास हो गया, लॉ बन गया। अब जब तक आप इसको, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उसको आपने ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना है। तो ऑफिशियल पब्लिक, जो आपका पब्लिकली जो ऑफिशियल गजट में ये पब्लिश हुआ, वो हुआ आपका 17 अक्टूबर को। ये कुछ डेट्स हैं जो आपने याद करनी है। 11 अगस्त आपने याद रखना है, जब ये बिल पेश किया गया पंजाब असेंबली में। 11 अक्टूबर जब ये बिल जो है डिबेट के लिए जो है ना वो भेजा गया, वोटिंग हुई, जब ये एक्ट बना तब पंजाब असेंबली में 11 अक्टूबर को ये किया गया। फिर गवर्नर ने इसके ऊपर साइन किए 16 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर को ये जो है ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया। ठीक हो गया? यहां तक ओके है। अब यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उनमें क्वेश्चन ये चीजों के ऊपर बन सकता है कि जो आपकी इस वक्त पंजाब असेंबली है, इसकी टोटल सीट्स कितनी है। इसकी टोटल सीट्स हैं 371। ठीक है, टोटल इसकी सीट्स कितनी है? 371। जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ, उसका आर्टिकल 67 ये कहता है कि अगर आपने पंजाब असेंबली के अंदर कोई भी एक्ट पास करवाना है तो आपको 1/4 मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। सॉरी, 1/4 जो मेंबर्स हैं वो आपके मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम। ये कोरम की तादाद है कि मिनिमम जो है कितने मेंबर्स होंगे तो पंजाब असेंबली का जो मीटिंग है, जो अजलास है, वो होगा। वो 1/4 आपके होने चाहिए। 1/4 370 का कितना बनता है? वो है 93। ठीक है, 93 मेंबर्स वोट करेंगे। वोट करने के बाद जिसकी मेजोरिटी होगी वो एक्ट पास कर लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक आपको बताया, जो आर्टिकल नंबर 67 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आपके 1/4 मेंबर होने चाहिए। अगर आपने कोई ऑर्डिनरी बिल पास करवाना है, ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर जोर दिया है मैंने, इसको समझें। अगर आपने कोई अमेंडमेंट करवानी है, अगर लॉ ऑलरेडी बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अगर अमेंडमेंट करनी है लॉ में, तब आपकी 1/4 नहीं, तब आपका 2/3 होना चाहिए मेंबर्स का कंसेंट। ठीक है, 2/3 आपके मेंबर बनते हैं 371 में से 247। ठीक है, अगर किसी बिल में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तब आपके इतने बंदों का कंसेंट होना जरूरी है। अगर आपने कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना है तब आपका 1/4 होगा तो काम चल जाएगा। ये है आपका पैरा एक्ट, जिसके अंदर बिल, एक्ट और लॉ का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें मैंने जब पढ़ा रहा था मैं आपको डेमो क्लास में, तब मैंने एक और भी चीज बताई थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके टोटल जो आर्टिकल्स की तादाद है वो है 280। ठीक है, 280 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की तादाद है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 280। अब ये जो 280 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तक एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। अभी तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। ये जो 26 रिसेंट अमेंडमेंट है ये 2024 में की गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका टेन्योर 3 साल के लिए फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टेन्योर फिक्स कर दिया गया है। ये हमारी रिसेंट अमेंडमेंट है। और वैसे उसमें एक और बात भी की गई है कि 2028 तक जो है वो हमारा जो रिबा है, जो हम सूद का बैंकिंग निजाम है, वो भी खत्म करना है। लेकिन एक और अमेंडमेंट जो कि बहुत फेमस है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है आपकी 18th अमेंडमेंट। ये 18th अमेंडमेंट क्यों आपकी फेमस है? क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली थी, प्रोविंसेस को पावर्स मिली थी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 18वीं तरमीम आपकी आई थी 2010 में, ये याद रखना। ठीक है जी।
ये आपका अब तक का पैरा एक्ट है। अब हम पैरा एक्ट, मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना, ये पैरा एक्ट था आपका। अब सेम स्पेलिंग्स हैं पैरा के, जो कि आपकी अथॉरिटी है। ये जो पैरा है ऐसे बनता है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट। ये जो पैरा है इसकी एब्रीविएशन बनती है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ये है कि इसकी फर्स्ट जो ऑफिशियल मीटिंग है वो कब हुई थी। फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग कब हुई थी, तो इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 3 2024। दिसंबर 3 2024 को इसकी पहली फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। और ये जो पैरा की जो अथॉरिटी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा एक्ट के कौन से सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि पैरा की अथॉरिटी बननी चाहिए। तो आपका जो सेक्शन 3 है वो डील करता है, वो बताता है कि एक पैरा की अथॉरिटी बनेगी। ठीक है जी, यहां तक ये पैरा और पैरा का डिफरेंस है। मैं यहाँ पे जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो जरा से एड्रेस कर दूं। ठीक है, 3 दिसंबर, रिपीट दिस प्लीज। ठीक है, हाँ 3 दिसंबर है। ठीक है, अरसलान ने बता दिया कि जो है वो ऑफिशियल मीटिंग 3 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये वो चीजें जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। ठीक है, चलें। उसके बाद अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ये अपने बात जहन में रखनी है। ये पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैंने आपसे ये डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद ये पैरा की अथॉरिटी है जो कि आपके सेक्शन 3 के अंडर बनेगी। पैरा की अथॉरिटी पूरे प्रोविंस को डील करती है। ठीक है, प्रोविंस के नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पैरा की अथॉरिटी काम नहीं करेगी। पैरा की अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करेगी उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बोर्ड्स हैं, जाहिर बात है पैरा जो है वो अथॉरिटी है, वो पूरे प्रोविंस के लिए है। आप वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाके तो काम नहीं करेंगे उनके मेंबर्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमारे बोर्ड्स बनाए गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नीचे आपकी सब डिविजन्स हैं जिसको आप तहसील भी बोल सकते हैं। ठीक है, तहसील लेवल है सबसे नीचे, तहसील लेवल जहाँ पे आपके एनफोर्समेंट स्टेशन बने हुए हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बाद आपकी पैरा की अथॉरिटी है जो कि प्रोविंस को डील करती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। फिर कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं बार बार यूज करूंगा। एचओ, जो आपका एचओ से बनता है आपका हियरिंग ऑफिसर। एचओ से आपका बनता है हियरिंग ऑफिसर। एओ से आपका बनता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ईओ से मुराद है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये मैं बार बार यूज करूंगा इसलिए आपको यहां पर ही पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद आईओ से आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। मैं पूरा पूरा नहीं बोलूंगा, मैं यही बोल दिया करूंगा आईओ ईओ। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ईपीओ। ईपीओ आपका होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर, ईपीओ स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर। और एओ स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब एब्सोल्यूट ऑर्डर और इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ईपीओ है ये देता कौन है, इसकी पावर अथॉरिटी किसके पास है, तो वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अलावा कोई भी ईपीओ नहीं दे सकता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ईपीओ से बनता क्या है, वो इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर है। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि एओ से बनता क्या है, एओ स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट ऑर्डर। ये पूछा जा सकता है एओ देने की अथॉरिटी किसके पास है, तो वो है आपकी हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं दे सकता। एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर होता क्या है, क्या कहना क्या होता है,
ईपीओ के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या कहना क्या होता है, डिटेल्स क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईपीओ और एओ, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा दिया जाता है, कौन सा ऑर्डर दिया जाता है। तो सबसे पहले ईपीओ दिया जाता है, अगर ईपीओ के ऊपर अमल कोई ना करे फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं साथ साथ आपके क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही सर, स्लो समथिंग, नोट भी कर रहे हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा, आप टेंशन नहीं लें, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एओ कौन होता है? एओ आपका होता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ये जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, ये कौन अपॉइंट करेगा, ये आप पूछा जा सकता है। हियरिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, ये पूछा जा सकता है। ये आपकी जो अथॉरिटी है, इनको अथॉरिटी इनको अपॉइंट कर रही होगी, बस ये पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। जी एच ओ पीएमएस से होता है, वैसे एओ कौन होता है? जब हम ऑथोराइज ऑफिसर पढ़ेंगे आपको फर्दर सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, एओ कौन होता है, पैरा रूल्स में 2025 में ऑथोराइज ऑफिसर पढ़ेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो प्रोसिक्यूटर होगा उसको पढ़ेंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर के बंदे भी जो है ना वो होंगे आपके इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर। एक सेकंड जरा, अच्छा इसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं, ये वो चीजें जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अच्छा ये ठीक है, ओके सर जी, आप आगे बढ़ाएं जी। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तो पढ़ना ही हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ जो है वो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा ऑडियो का कह रहे थे आप, आपने हैंड रेज करना है, उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा, आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। अगर मैं इस तरह सबको अनम्यूट इसी वक्त कर दूंगा तो वो मेरे जो है ना वो बार बार आप क्वेश्चंस करोगे बोलेंगे तो वो लेक्चर ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना आप हैंड रेज करें, जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा उसको मैं अनम्यूट कर दिया करूंगा। तो पैरा एक्ट के ऊपर हम दोबारा से वापस आ जाते हैं। पैरा एक्ट के अंदर आपके टोटल 18 चैप्टर्स हैं, हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, और इसके 82 सेक्शंस हैं, ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। ये पैरा की जो अथॉरिटी बनी थी उसकी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग का डेट लिखी हुई है, 3 दिसंबर 2024 को पैरा की अथॉरिटी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये जो हमारा पैरा का एक्ट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कब जो है वो जो है ना वो ऑफिशियली पब्लिक किया गया, गजट में पब्लिश किया गया। तो वो 17 अक्टूबर को किया गया था। उससे पहले हम कुछ पढ़ चुके हैं कि 11 अगस्त को ये जो है वो असेंबली में पेश किया गया, इसके ऊपर जो है वो 16 अगस्त को जो है ना वो बिल पेश किया गया था पैरा का। 11 अक्टूबर को एक्ट पेश किया गया, फिर 16 अक्टूबर को इसके ऊपर जो है वो हमारे गवर्नर साहब ने साइन किया, फिर 17 अक्टूबर को इसको पब्लिश कर दिया गया ऑफिशियल गजट में। ये पैरा की अथॉरिटी की मीटिंग है जो फर्स्ट हुई थी ये। उसके बाद आपका 12th एक्ट है 2024 का। देखिए पंजाब असेंबली में बहुत सारे एक्ट पास हुए होंगे 2024 में। ठीक है, पहला हुआ हो सकता है जनवरी में हो गया हो, फिर फेब में हो गया हो, कोई मार्च में हो गया हो। तो ये आपका 12th एक्ट था जो पैरा का एक्ट था। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट था जो कि पास ये एक्ट पैरा का एक्ट कौन सा एक्ट था जो असेंबली में जो है ना वो किया गया, वो आपका था 12th एक्ट। ठीक है, अरसल में आपको अनम्यूट किया है, जी बोलें। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर ये आपने बोला है कि 2024 का 12 एक्ट था ये जो पास हुआ है। सर जी मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड की है ये जस्ट कंफर्म कर दे, वहां पे 11 लिखा हुआ है, 11 ऑफ नहीं, 2024। 11th नहीं है, 12th ही है। कंफर्म कर ले, मैं मुझे 11 ही लग वो रहा है। हमने भी वही पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ। हाँ, चलें सर, ठीक है सर, थैंक यू। कंफर्म कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कंफर्म कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अगर आपके पास उसकी पिक्चर पड़ी है ना जहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो वो भेज दें।
तो वो ओवरलुक हो जाता है, कोई इशू नहीं। ओके सर, मैं ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ ओके, आप थैंक देख लें, कोई इशू नहीं। जी। फिर उसके बाद और जो मैंने देखा है उसमें 10 है। आप रिसेंट वाला देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में 10 लिखा हो किसी में 11 या 12। आप पंजाब असेंबली की वेबसाइट से जो है ना वो डाउनलोड करें, उसमें पता चल जाएगा आप। चलें। ये जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट से उठा के वो पंजाब पीनल कोड वालों ने, किसी लॉयर ने भी अपने अपने हिसाब से अपलोड किया होता है। तो सर ये किसी में कहाँ सेंड क्या करूँ? डेट आएगी? बिल नंबर 10 और एक्ट नंबर 11 है। जी। आगे बढ़ते हैं, इस बहस में नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपकी पिक्चर वो ना इसके ऊपर अपलोड हुई नहीं है, आ जाती है, देख लेते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसको मैं जो है ना वो जरा देख लूँ क्या है ये। एक सेकंड जरा, मुझे कंफर्म कर लेने, मैं देख लूँ। हाँ, इसमें बिल्कुल जो है वो 11 ही लिखा हुआ है। मैं अपने पास देखूंगा जो मेरे पास है, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना वो कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों के पास टेंड भी आ रहा है। चलें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आ गया हमारे पास। बेटा इस तरह तो हम कर ही नहीं पाएंगे। जी कंटिन्यू प्लीज। ओके जी, ये ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है अब चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन नंबर 2 है। दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है एक्सटेंट का, टाइम का और टाइटल का, कि इसका अतलाक कब होगा, कब लागू किया जाएगा, कब इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। इसको कब कौन से टाइम पे अप्लाई किया जाएगा ये हुकूमत बताएगी। कहाँ कहाँ पर क्या जो है ना वो अतलाक इसका किया जाएगा, ये जो है ना लिखा हुआ है होल ऑफ प्रोविंस, पूरे पंजाब के अंदर इसको अप्लाई किया जाएगा। फिर इसके अंदर इसका टाइटल क्या होगा? इसका टाइटल होगा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट, इसका पूरा कंप्लीट नेम होगा। अगर वो अथॉरिटी होगी तो वो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अभी हम एक्ट की बात कर रहे हैं तो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट इसका फुल टाइटल होगा। टाइम हुकूमत डिसाइड करेगी, एक्सटेंड पूरे प्रोविंस के ऊपर है। डेफिनेशंस मैंने कल भी बताया था कि आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपने पहले नहीं करनी। ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं ये सारे के सारी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस को रटा लगाना स्टार्ट कर देंगे तब जो है वो आपको फिर डेफिनेशंस बहुत तंग करेंगी, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप इनकी पावर्स को बकायदा इनके ऊपर जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ। वो ईपीओ और एओ है। ईपीओ बहुत फेमस है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर है, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एओ आपका एब्सोल्यूट ऑर्डर है। इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर देता है। आपका जो एब्सोल्यूट ऑर्डर है वो आपका हियरिंग ऑफिसर देता है। सबसे पहले इन्फोर्समेंट ईओ जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो ईपीओ देता है। अगर ईपीओ के ऊपर काम ना हो, अमल ना किया जाए, फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर दिया जाता है जो कि हियरिंग ऑफिसर देता है। ये याद आपने रखना है। डेफिनेशंस आपकी ए से लेकर जी तक हैं, फिर डबल ए से लेकर डबल जी तक जाती हैं। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपकी कवर हो जाएंगी। इनको आपने बाद में करना है, पहले आप पहले इनके आर्टिकल्स को, सेक्शंस को पढ़ेंगे, ये क्लियर हो जाएंगे आपकी। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल 9 आर्टिकल्स हैं। 9 आर्टिकल्स आर्टिकल 3 से लेकर 11 तक हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अथॉरिटी जो है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कितने उसके लोग होंगे, पैनल क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट करने हैं उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अथॉरिटी की मीटिंग कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, कौन प्रिजाइड करेगा, डीजी कौन से स्केल का होना चाहिए, कमेटीज को हम डिस्कस करेंगे, प्रोविंशियल कमेटीज को भी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कमेटीज को भी। फिर उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी हैं, एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। ये आपका सबसे पहला थर्ड सेक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन 3 ये कहता है कि एक पैरा की अथॉरिटी बनाई जाएगी, बस। आप में इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा सेक्शन इस चीज को डील करता है, कौन सा सेक्शन कहता है कि अथॉरिटी बनाई जाए।
तो वो आपका सेक्शन 3 है। इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन बनना है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पैरा है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो लाहौर के अंदर है। 3-4 ऑप्शंस होंगे, ये भी एमसीक्यूज में मैंने दिया था वैसे। तो आपका जो पैरा का हेड क्वार्टर है वो लाहौर में है। जो ज्यादा बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन से मुराद ये है कि पैरा की अथॉरिटी जो है वो कौन कौन से लोगों से मिलके बनेगी। वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको वन बाई वन में आपको करवाता हूँ। सबसे पहले तो जो पैरा की अथॉरिटी है उसका चेयरपर्सन होगा, जो कि आपका सीएम होगा। इस वक्त सीएम है आपकी मरियम नवाज, तो वो आपकी चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन जो है वो चीफ सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के होते हैं, लेकिन पंजाब पूरे का चीफ सेक्रेटरी सिर्फ एक ही होता है। और जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी है वो ही पैरा की अथॉरिटी का वाइस चेयरपर्सन है। तो जो इस वक्त पैरा की अथॉरिटी का वाइस चेयरपर्सन है या चीफ सेक्रेटरी है, उसका नाम है जाहिद अख्तर जमान। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद पैरा की अथॉरिटी के मेंबर्स आ जाते हैं। ये सारे मेंबर्स यहाँ तक जो हैं इनके नेम याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है। ये कौन से मेंबर्स हैं? आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक मेंबर होगा सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर का एक बंदा जो है वो मेंबर होगा, फाइनेंस ऑफिसर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेंबर होगा सेक्रेटरी, एस एंड गैट डिपार्टमेंट का एक मेंबर होगा, लोकल गवर्नमेंट का एक बंदा होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का एक बंदा होगा, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक बंदा होगा। ये टोटल जो है ना इनके चीफ सेक्टर इनके जो सेक्रेटरीज हैं वो पैरा की अथॉरिटी के मेंबर्स होंगे। ठीक है। ये वाला जो, एक सेकंड जरा। जी, मैं आपको बता रहा था कि ये मेंबर्स हैं आपके टोटल। ठीक है। अब इन मेंबर्स के अलावा यहाँ से असल गेम जो है ना वो क्वेश्चन बनेंगे। ये ऊपर जो मैंने बता दिया उसमें से क्वेश्चन आएगा, या तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके 3 मेंबर्स। इन मेंबर्स के अलावा, इन सारे मेंबर्स के अलावा 3 मेंबर्स और भी हैं। ये कौन से 3 मेंबर्स हैं? ये आपके एमपीएज हैं। आपकी जो असेंबली में से 3 एमपीए उठाए जाएंगे वो आपके मेंबर्स होंगे। इन एमपीएज को लगाएगा कौन? सीएम नॉमिनेट करेगी कि ये वाले एमपीएज जो हैं वो अथॉरिटी के मेंबर होंगे। इन तीनों मेंबर्स में से एक का फीमेल होना लाजमी है। एक फीमेल होगी, 2 आपके मेल होंगे। ठीक है, मेंबर्स। इसको आपने नोट करना है। इनको लगाएगा कौन? सीएम लगाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे इंपॉर्टेंट है, ये आपके 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। 4 आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा आपका पैनल। पैनल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं इनमें से भी आपकी एक फीमेल होना लाजमी है और 3 आपके मेल मेंबर्स होंगे। ठीक है। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जिनमें से एक फीमेल होगी, 3 मेल मेंबर्स होंगे। इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट कौन करेगा? वो आपका पैनल सिलेक्ट करेगा। ये पैनल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब इन 3 मेंबर्स और इन 4 मेंबर्स के अलावा फिर नीचे आ जाता है आपका डीजी और आपका सेक्रेटरी। ये जो डीजी है ये मेंबर भी है और सेक्रेटरी भी है। ठीक है, अथॉरिटी के अंदर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। ये स्लैश है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि वो मेंबर तो है, सेक्रेटरी भी हो सकता है। ठीक है। अगर सेक्रेटरी अलैदा से कोई अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त पैरा का सेक्रेटरी और डीजी दो अलैदा अलैदा बंदे हैं। डीजी अलैदा है, सेक्रेटरी अलैदा है। इस वक्त जो पैरा का सेक्रेटरी है वो है आपका कैप्टन फरक अतीक खान। ठीक है। जो इस वक्त सेक्रेटरी है वो है आपका रिफाकत अली निसोना। ठीक है।
रिफाकत अली नशोना आपका सेक्रेटरी है इस वक्त, और जो आपका डीजी है वो फरूक अतीक खान है, कैप्टन फरूक अतीक खान। यूं इन सारे मेंबर्स को, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन को मिला के टोटल मेंबर्स की तादाद बनती है 18 या फिर 19। 18 कैसे? अगर सेक्रेटरी और डीजी सेम है, डीजी और सेक्रेटरी सेम बंदा है, अलहदा से पोस्ट नहीं है, तब 18 मेंबर्स होंगे। अगर सेक्रेटरी अलहदा है, डीजी अलहदा है, फिर आपके 19 मेंबर्स होंगे। इस वक्त 19 मेंबर्स हैं अथॉरिटी के। ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में 18 और 19 दोनों आ जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, पीपीएसए इतना बेवकूफ नहीं है, वो या तो आपको 18 बताएगा या 19 बताएगा। अगर दोनों आ गए तो आपको वो बोथ लाजमी इसका ऑप्शन देगा कि नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ देम। ठीक है। तो ये पैरा की अथॉरिटी की कंपोजिशन। अब मैं एक फिर क्वेश्चन ले लूं, और फोर्थ मेंबर रिपीट कर दें। पैरा का चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक ही बंदा होगा जी। जो चीफ सेक्रेटरी है वो पंजाब का ऑलरेडी है, कोई नया बंदा नहीं लगाया जाएगा, उसी को ही एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाएगा कि आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं पैरा की अथॉरिटी के। फिर उसके बाद ये 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स का बच्चे ने पूछा है, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं पैनल ने। पैनल के बारे में आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं इनमें से एक फीमेल का होना लाजमी है, एक फीमेल मेंबर होगी, बाकी 3 मेल मेंबर्स होंगे। ये लिखा हुआ है आपके जो है ना वो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पैनल। ये पैनल कौन सा है? ये पैनल वही है जिसने 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। ये 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स वही हैं जिसमें एक फीमेल है और 3 आपके मेल हैं। अब ये जो पैनल है ये कौन लगाएगा, इसके टोटल मेंबर्स कितने होंगे? ठीक है। जिस तरह एमपीए जो थे वो 3 थे, उनको 3 एमपीए थे, मेंबर थे वो भी, उनमें से एक फीमेल थी, 2 आपके मेल थे। इनको लगा कौन रहा था? सीएम। इसी तरह जो पैनल है इसके भी टोटल 3 मेंबर्स हैं, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है कि फीमेल होना चाहिए मेल होना चाहिए, तीनों मेल हो सकते हैं, तीनों फीमेल हो सकती हैं। इनको भी कौन लगाएगा? इनको भी आपका सीएम अपॉइंट करेगा। ठीक है। पैनल के अपने जो मेंबर्स हैं वो 3 है, लेकिन पैनल ने जी। और फोर्थ मेंबर रिपीट कर दें सर, वॉइस इशू, आवाज कट रही है। अच्छा आप बताएं, आप आ रही, मैं रिपीट करूं, समझ नहीं आ रही, एक सेकेंड। जी, एमपीए में से एक वोमेन होगी, एक एमपीए आपका आपकी वोमेन होगी, 3 मेंबर्स होंगे, एक फीमेल होगी और बाकी आपके 2 मेल होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट मेंबर्स का पढ़ा था, उसके अंदर 4 टोटल इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक फीमेल का होना जरूरी है, बाकी आपके 3 मेल होंगे। जी आवाज आ रही है? आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस इशू। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दें, मैं करता हूँ टीम से बात। जी हाँ जी, उनकी तरफ से यह है कि आप आवाज बिल्कुल ठीक है। अगर आवाज ठीक है तो काइंडली बताएं जरा, आप ठीक आ रही है? जी ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जी ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका पैनल है हम उसके ऊपर हैं इस वक्त। जो आपका पैनल है उसके टोटल 3 पर्सन हैं, 3 मेंबर्स हैं। इन तीनों मेंबर्स को, पर्संस को सिलेक्ट करता है आपका सीएम। इसकी मैंने एग्जांपल दी यहाँ पर कि जो आपके एमपीए, 3 एमपीए हैं, वो तीनों आपके मेंबर्स हैं, उनमें से एक का फीमेल होना लाजमी है, आपके 2 मेल होंगे। इनको लगाएगा कौन? इनको आपकी सीएम लगाएगी। फिर उसके बाद 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे,
जिनमें से एक फीमेल थी और 3 आपके मेल थे। इनको सिलेक्ट करना है पैनल ने। ये वो पैनल है जिसके टोटल 3 बंदे हैं। इसकी मैं बात बता रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं है कि वो एक मेल होना चाहिए, 2 मेल होने चाहिए, एक फीमेल हो, कोई इस तरह की डिवीजन नहीं है। वो तीनों मेल हो सकते हैं, तीनों फीमेल हो सकती हैं। उनको लगाएगा कौन? वो आपका सीएम लगाएगा। ठीक है। अब उसके बाद पैनल को 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आपने हमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करके देना है। ये पूछ सकता है कि कितना टाइम दिया जाएगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। पैनल को 3 मंथ दिए जाएंगे। ठीक है। अब वो कैसे, उनका डिसीजंस कैसे होंगे? वो मेजोरिटी की बेसिस के ऊपर होंगे। ठीक है। उन्होंने अगर एक मेंबर को सिलेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट मेंबर को, तो उनमें से 2-1 की वोटिंग होनी चाहिए। अगर 2 बंदे कह देंगे हमने इसको इंडिपेंडेंट मेंबर्स रखना है, एक को कह देंगे हमने इसको इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं रखना, तो दोनों की बात मानी जाएगी, तो वो आपका मेंबर बन जाएगा। 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स। 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 30 डेज का नहीं है। ठीक है। 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा उनको कि आप इनको हमें सिलेक्ट करके दें। फिर उसके बाद है डीजी। डीजी आपकी जितनी भी सेक्रेटरियल सपोर्ट है वो फ्राहम करेगा। सिर्फ और या इसमें से क्वेश्चन नहीं इतना बनेगा, ये पूछ सकते हैं वैसे कि पैनल को सेक्रेटरियल सपोर्ट फ्राहम कौन करेगा? वो डीजी है। इसके अलावा और कोई इतना इसमें से खास क्वेश्चन नहीं बने। फिर उसके बाद आ जाए, आपका सेक्शन नंबर है 6, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ये कौन से मेंबर्स हैं? ये वही मेंबर्स हैं जिनकी तादाद 4 है, जिनमें से एक फीमेल है और 3 आपके मेल हैं, जिनको सिलेक्ट करना है पैनल ने। पैनल के टोटल मेंबर्स की तादाद 3 है और पैनल के 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है सीएम ने। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे? इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि उनका कोई प्रूवन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी कोई सर्विसेज हो किसी फील्ड के अंदर, लॉ के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है। ठीक है। उसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड हो, उसकी कुछ सर्विसेज हो, वो एक फेमस नॉमिनेटेड पर्सन हो जिसने अपना, उसका प्रूवन रिकॉर्ड हो, उसने काम किया हो बहुत सारे सर्विसेज के अंदर रह के, उसको जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि कौन से पर्सन को आप इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं रखेंगे। कौन सा आपका जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं हो सकता? तो ऐसा पर्सन जिसने कभी रिश्वत ली हो, करप्शन के केस में मुलव्वस हो, वो, उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई हो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई हो, मेंटल इलनेस हो, उसने कोई करप्शन की हो, उसको आप इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन है कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो भी नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट मेंबर वो भी सिलेक्ट नहीं हो सकता जो कि पब्लिक सर्वेंट हो, जो कि गवर्नमेंट की जॉब ऑलरेडी कर रहा है। या तो वो कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की एसोसिएट बॉडी है, कोई ऐसा अदारा है जो कि गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट से उसका जो है ना वो मुंसलिक है, वो एफिलिएट है, उसके साथ उसका जो जॉब ना कर रहा हो उसके अंदर भी। लेकिन अगर वो किसी भी पब्लिक ऑफिस से रिटायरमेंट दे ले, रिटायरमेंट ले ले, और उसकी रिटायरमेंट और इंडिपेंडेंट मेंबर्स बनने के बीच में गैप हो 6 मंथ का, तो फिर वो इंडिपेंडेंट मेंबर बन सकता है। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ना करता हो, वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर ना हो, वो आपका इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उसने वहां से रिजाइन दे दिया है और रिजाइन किए हुए 6 मंथ का अरसा गुजर चुका है, फिर वो आपका इंडिपेंडेंट मेंबर बन सकता है। चले, मैं आपका एक तो क्वेश्चन है वो भी साथ साथ देखूं।
जी नहीं नहीं, 12 मंथ नहीं लिखा जा सकता, मेरा नहीं ख्याल के 12 मंथ ऑप्शन में अगर है तो 6 मंथ आंसर। ठीक है, चलें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मीटिंग्स कैसे होंगी अथॉरिटी की? इंडिपेंडेंट मेंबर्स में डिवीजन है मेल और फीमेल की? जी बिल्कुल है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स 4 हैं, एक का फीमेल होना लाजमी है, 3 आपके मेल मेंबर्स होंगे। सर जी ये तो 7 मेंबर्स हो जाएंगे। कौन से बेटा 7 मेंबर हो जाएंगे? ये 12 आंसर में था। कौन से 7 मेंबर्स हो जाएंगे? आप काइंडली बताएं मुझे। आप हैंड रेज करें, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूं ताकि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम समझ पाए। 3 एमपीए और 4 इंडिपेंडेंट, बिल्कुल 7 होते हैं तो हो जाए, हमें क्या है, इसीलिए तीनों और चारों को मिला के फिर ही तो जाके वो 18 और 19 बनने हैं। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन 2 हो गए, फिर उसके बाद 3 एमपीए 6 हो गए, नहीं 5 हो गए। फिर उसके बाद आपके 4 इंडिपेंडेंट मेंबर 9 हो गए, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, फिर उसके बाद आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बंदा, फिर उसके बाद आपका डीजी, फिर आपका सेक्रेटरी, फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का बंदा, प्राइस कंट्रोल का बंदा, एस एंड गैड का बंदा, लोकल गवर्नमेंट का बंदा। ये सारे मिला के आपके 18 19 बन जाएंगे। 7 लोगों के पैनल्स हैं। फिर बेटा हम पैनल की बात नहीं कर रहे, पैनल में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। पैनल में सिर्फ 3 लोग हैं, ऊपर लिखा हुआ है 3 लोग हैं। उनमें कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, तीनों मेल हो सकते हैं, तीनों फीमेल हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स में 2 फीमेल हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, एक हो सकती है सिर्फ। ठीक है, मतलब हो सकती हैं, एक को लाजमी होनी चाहिए। 3 मेल मेंबर्स होंगे, एक का फीमेल होना लाजमी है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी 7th आपका सेक्शन है। अब मीटिंग्स जो हैं वो अथॉरिटी की, वो प्रिजाइड कौन करेगा? अथॉरिटी की जितनी भी मीटिंग्स हैं वो चेयरपर्सन या चेयरमैन प्रिजाइड करेगा। अगर चेयरपर्सन अपनी जगह पे वाइस चेयरपर्सन को कह देता है कि वो प्रिजाइड कर ले, तो आपका वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्रिजाइड कर लेगा। अगर आपका चेयरमैन वाइस के अलावा किसी मेंबर को कह देता है कि ये मीटिंग को प्रिजाइड करेगा, उसकी गैर मौजूदगी में, वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है, तो फिर वो जो मेंबर है वो मीटिंग प्रिजाइड करेगा। और ये मेंबर कोई भी हो सकता है, चाहे इंडिपेंडेंट मेंबर हो, चाहे आपका कोई एमपीए मेंबर हो, चाहे वो जितने भी आपके सेक्रेटरीज में से कोई भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कोरम। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर। मिनिमम, मिनिमम नंबर्स मीटिंग के कितने होंगे? वो है हाफ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मीटिंग होनी है अथॉरिटी की, कोई भी मीटिंग अगर होनी है अथॉरिटी की, उसका जो मिनिमम नंबर है वो हाफ होना चाहिए। अगर हाफ से कम होंगे तो वो आपकी मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो मिनिमम आपका जो कॉरम है वो हाफ होना चाहिए। फिर उसके बाद वोटिंग कैसे की जाएगी अथॉरिटी की? जो आपके प्रेजेंट मेंबर है, प्रेजेंट मेंबर का मतलब है एक मीटिंग हुई उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 लोग आए, बाकी नहीं आए किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो क्या आपकी मीटिंग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोरम की मिनिमम नंबर हाफ है। तो हाफ 9 बनता है, अगर टोटल 9 होंगे फिर आपका मिनिमम क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फिर आपकी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मीटिंग के अंदर है टोटल 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स ने मीटिंग को अटेंड किए। अब अगर कोई भी फैसला किया जाना है तो ये जो 10 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया है, इनकी सिर्फ वोटिंग होगी किसी भी मामले के ऊपर। तो इनकी वोटिंग डिसाइड करेगी कि कोई भी एक्शन प्लान लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, कोई डिसीजन होगा नहीं होगा, मेजोरिटी बेसिस। ठीक है, 6 वोट एक तरफ हो जाए, 4 एक तरफ हो जाए, तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है कि वोटिंग आपकी इक्वल आ जाती है, 5-5,
10 मेंबर्स थे टोटल मीटिंग में, 5 वोट एक तरफ आ गए, 5 वोट दूसरी तरफ आ गए। अब क्या होगा? अब आपका वो बंदा जो मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे आपका वाइस चेयरमैन चेयरमैन है, चाहे वो मेंबर है, जो भी आपकी मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा होगा, उसका वोट कास्टिंग वोट कंसीडर किया जाएगा। उसके वोट को पावर होगी, उसकी अथॉरिटी होगी कि उसकी बात मान ली जाएगी। ठीक है, ये आपकी मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी हैं कि प्रिजाइड कौन करता है। फिर उसके बाद है कि अथॉरिटी की मीटिंग्स को बुलाता कौन है, ये ड्यूटी किसकी है? वो आपके डीजी की ड्यूटी है। डीजी ने मीटिंग्स को बुलाना है, अथॉरिटी की मीटिंग्स को बुलाना है, लेकिन खुद नहीं बुलाएगा। ये किसके कहने के ऊपर बुलाएगा? सीएम के कहने के ऊपर बुलाएगा। अगर सीएम इसको कहेगा कि मीटिंग बुलाओ, ये मीटिंग बुला लेगा। तो मीटिंग बुलाना जो है वो डीजी की अथॉरिटी है, मीटिंग को प्रिजाइड करना चेयरपर्सन की है। अगर चेयरपर्सन किसी वाइस को बोल दे या मेंबर को बोल दे तो वो प्रिजाइड कर सकता है। और इनका मिनिमम नंबर जो है वो हाफ होने चाहिए, तब मीटिंग होगी। और जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट मेंबर्स होंगे, उनकी बेसिस के ऊपर वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग मेजोरिटी बेसिस के ऊपर की जाएगी। अगर कहीं पे इक्वल वोट हो गए, तब कास्टिंग वोट कंसीडर किया जाएगा आपके चेयरपर्सन। ये आपके 7 हो गए यहां तक। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछें। सेक्शन 4 का नेम मींस हेडिंग बोल दें जस्ट। ये देखें, ये है आपका आर्टिकल नंबर 4, कंपोजिशन। ठीक है, नाम बोल दिए। अब ये मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी तक हमने पढ़ लिया। जल्दी से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। नो क्वेश्चन, चलें ठीक है, गुड। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, मुझे उसी वक्त आप रोक दें, हैंड रेज करें, मैं उसका माइक उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत काम करने वाला पड़ा हुआ, नहीं तो इस तरह हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलें जी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बताता है डीजी के बारे में, कि डीजी जो है वो लगाएगा कौन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है। डीजी को अपॉइंट करने की अथॉरिटी सीएम की है। फिर उसके बाद डीजी का स्केल कौन सा होना चाहिए? 19 होना चाहिए। 19 से नीचे का नहीं होगा। 90 से बिलो स्केल का डीजी नहीं लग सकता, उसके ऊपर का कोई भी बंदा डीजी लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो डीजी है वो या तो उसने पीएमएस किया हो या सीएसएस किया हो, या तो वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का बंदा हो, या तो वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का बंदा हो। इन दोनों के अलावा किसी भी अदारे से उसको नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद डीजी करेगा क्या? जितने भी पर्पसेस हैं उसको कैरी आउट करेगा, और अपनी सेक्टेरियल सपोर्ट फराहम करेगा। किसको फराहम करेगा? जहां जहां पे चाहिए होगी अथॉरिटी को। इसके अलावा एक और जगह पर भी करेगा, हमने पढ़ा था जब हम पैनल को डिस्कस कर रहे थे। पैनल आता है आपका 5वें सेक्शन में। पैनल को भी कोई सेक्टेरियल सपोर्ट चाहिए होगी तो आपका डीजी प्रोवाइड करेगा। दैट्स इट डीजी के बारे में। कौन लगाएगा ये पूछ सकता है, कौन से स्केल का होगा ये पूछ सकता है, कौन से डिपार्टमेंट का होगा ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है कमेटीज। दो तरह की कमेटीज हैं। एक कमेटीज जो कि बोर्ड के अंडर बनेगी, एक कमेटीज जो कि आपकी अथॉरिटी के अंडर बनेगी। अभी यहाँ पर बात हो रही है कमेटीज वो जो अथॉरिटीज के अंडर बनेगी। अच्छा, अब ये कंपलसरी नहीं है बनेगी, ये आपके इस एक्ट में लिखा हुआ है कि बनाई जा सकती हैं, मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाई जा सकती हैं अगर अथॉरिटी चाहेगी तो। अब ये कमिटीज करेंगी क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो कमेटीज हैं, ये कोई भी जैली कमेटी बन सकती है। किसी भी एक तरह के काम को डील करने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। जैसे हो सकता है कि कमेटी बना दी जाए, जिस तरह अभी फ्लड आया था वहां पे पैरा के बंदे भी काम कर रहे थे, उसकी कमेटी बना दी। तो इसके अलावा कोई और मामला देखने हैं लोकल, अपने एरिया को देखते हुए, तो कमेटीज बनाई जा सकती हैं। लेकिन इन कमेटीज के अंदर जो बात समझने वाली वो ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं होगा, कोई आपका एमपीए नहीं होगा, अथॉरिटी का कोई भी बंदा इनके अंदर नहीं होगा।
ये अलहदा से बंदे होंगे जो आपके कमेटीज में बनाए जाएंगे, ठीक है। सो एमपीए को बनाया जा सकता है, इनको नहीं बनाया जा सकता। फिर उसके बाद जो एमपीए इसका हिस्सा है, वो नहीं है, इसमें हो सकता है दूसरों को बनाया जा सकता है। और कमेटीज जो हैं, अपना जब इन्होंने कोई भी मीटिंग्स करनी है, ये किसी भी बंदे और को भी कोऑपरेट कर सकती हैं उसके अंदर, उनको अपनी मीटिंग्स के अंदर बुला सकती हैं। किसी भी ट्रेड यूनियन के किसी बंदे को बुला लिया, अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू आ रहा है, ठीक है, कोई जो है वो आपकी सब्जी मंडी है वो खाली करवानी है, उसके सब्जी मंडी का जो चेयरमैन है उसको बुलाया जा सकता है, ट्रेड यूनियंस वाले बंदे को कमेटी में बुलाया जा सकता है, अजलास में बिठाया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। फिर उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की क्या क्या पावर्स हैं? अथॉरिटी की बहुत ज्यादा पावर्स। सबसे पहले तो जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंट करवानी है। जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो इम्प्लीमेंट करेगी अथॉरिटी। हियरिंग ऑफिसर को कौन लगाएगी? अथॉरिटी। ऑथोराइज्ड ऑफिसर को कौन लगाएगी? अथॉरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर, एसडीओ, इन सब को लगाएगा कौन? अपॉइंट कौन करेगा? अथॉरिटी करेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अपने ट्रेन एम्प्लॉयज को ट्रेन कौन करेगा, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन कौन देगा, एक्सपर्ट्स को कौन हायर करेगा, ठीक है, बजट कौन रिकमेंड करेगा। बजट सबने रिकमेंड करना है। जो आपका इन्फोर्समेंट स्टेशन हैं वो बजट अपने इन्फोर्समेंट स्टेशन का, सब डिवीजन का बजट जो है ना वो पेश करेंगे आगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो अपना बजट आगे पेश करेगा अथॉरिटी को, अथॉरिटी अपना बजट पेश करेगी आगे गवर्नमेंट को, असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा कि ये पैरा का बजट है, ठीक है। तो ये बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं किसी भी काम के, उनको अगर हायर करना है थोड़ी देर के लिए किसी भी काम के लिए, तो उसको कौन हायर कर सकता है? तो उनको हायर करने की जो अथॉरिटी पावर है वो आपकी अथॉरिटी के पास है, पैरा की जो अथॉरिटी है, ठीक है। बाकी उसके अलावा जितने भी काम हैं एम्प्लॉयज के रिलेटेड, उनके मसले मसाइल हैं, वो सारे देखने अथॉरिटी ने, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, ये सारा अथॉरिटी का काम है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी। एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी में यही है कि जो अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज को बोरो कर सकती है या डेपुटेशन के ऊपर भी लेके आ सकती है, दैट्स इट। डेपुटेशन के ऊपर भी पैरा की अथॉरिटी के एम्प्लॉयज आ सकते हैं, किसी और अदारे से भी बोरो किए जा सकते हैं, जैसे पुलिस से अभी इन्होंने बोरो किए हुए हैं, ठीक है। ये है आपका 11th। यहाँ तक आपका इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर कमेटी मेंबर के लिए पॉलिटिशियन का होना लाजमी क्या? नहीं, कोई लाजमी नहीं है, कुछ लाजमी नहीं है। अरसल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। जी बताएं। सर ये जो सिलेक्शन पैनल का आपने बताया था कि वो सिलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जी जी। सर यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है, आपने 3 मंथ बोला था। यार मैंने तो 3 मंथ पढ़ा है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सर उसी में से जो हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया पैरा का, चलें उसके करते ऑफिशियल हैं वेबसाइट उसका। से ही किया हुआ अ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी देख के आपको बताता हूँ। है। हाँ जी, ये दो चीजों में ना बड़ी कंफ्यूजन हुई है, एक यही सिलेक्शन कोई पैनल की कोई और वो इशू नहीं जो है, आप आप इसको मेंबर इन नोट करके चार्मन होता रखें, है। इसको आप नोट करके रखें, ठीक है। जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और मेरी गलतियां पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी भी मिस्टेक्स हैं आप कोशिश करें कि कोई अगर जो है ना वो कुछ बोला जाता है तो ऑब्वियसली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप गलत गाइड तो नहीं ना करना। तो आप उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप जी नोट करते जाएं कि ये वाला सर ने ये बताया था लेकिन मेरे पास ये आ रहा है। अरसल के अलावा बाकी बच्चे भी जो हैं वो अपने नोट्स में देखें, सब ने डाउनलोड किया होगा कि आपके नोट्स में क्या है। फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स से टैली करता हूँ आपके साथ, फिर वो जो है ना वो किसी एक पॉइंट के ऊपर हम सब मुत्तफिक हो जाएंगे। अरसल इसके थैंक अलावा यू कोई सर। और इशू तो नहीं है? एक तो 30 डेज या 3 मंथ का इशू है पैनल का, नो नो सर, थैंक और
बाकी 11 और 12 वाला इशू हमारा जी सर। रहता है। जी जी ठीक है। सर। जी ठीक है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 15 तक। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो कमेटीज बनेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। बोर्ड की क्या पावर्स हैं, जिस तरह अथॉरिटी की पावर्स थी, और इसी तरह आपका जो चेयरपर्सन है बोर्ड का, उसकी क्या क्या पावर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन देख लूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू, जी ठीक है ठीक है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों दे नो कि हमारा अभी बहुत सिलेबस पड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, जिस तरह कंपोजिशन है अथॉरिटी की, बिल्कुल इसी तरह बोर्ड के मेंबर्स की भी जो है ना वो कंपोजिशन है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उसके अंदर आपका चेयरपर्सन होगा जो आपका डिप्टी कमिश्नर होगा। फिर इसके अलावा इसका जो सेक्रेटरी है वो आपका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा। ठीक है। इसके अंदर वाइस चेयरपर्सन वाला कोई भी जो है ना वो इशू नहीं है। वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नहीं है। बाकी आपके बाकी मेंबर्स हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है वो आपका मेंबर होगा। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल लॉज के जो हेड्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो इसके मेंबर्स होंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका होगा। इसके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है वो मेंबर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर कोई एक्सपर्ट जो है ना वो हायर करती है अथॉरिटी, ठीक है, जिस तरह मैंने पीछे कहा था कि अथॉरिटी हायर कर सकती है किसी एक्सपर्ट को, तो वो भी जो है इसका हिस्सा बनाया जा सकता है, वो भी मेंबर हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिजाइडेड बाय चेयरपर्सन, बिल्कुल अथॉरिटी की तरह के मीटिंग्स को प्रिजाइड कौन करेगा? मीटिंग को प्रिजाइड यहाँ पर भी चेयरपर्सन ही करेगा। अगर चेयरपर्सन कहता है कि सेक्रेटरी कर ले तो सेक्रेटरी प्रिजाइड कर देगा। अगर वो किसी और मेंबर को कह देता है कि प्रिजाइड करे तो वो कोई और मेंबर प्रिजाइड कर सकता है। सेक्रेटरी या चेयर